हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले। सवाल आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा इस टाइप का। थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखने में बहुत टफ लगेगा, ठीक है, लगेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छे से अगर देखोगे तो आप लोगों से बन जाएगा। सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 7 टू दी पावर 95 माइनस 7 टू दी पावर 77 प्लस 7 टू दी पावर 62 माइनस 7 टू दी पावर 93 प्लस 7 टू दी माइनस 7 टू दी पावर 60 और प्लस 7 टू दी पावर 79 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, पूर्णतः विभाजित आपको नहीं करेगी। थोड़ा सा टाइम लो, इस सवाल में अपने एक अप्रोच को फिट बिठाओ कि कैसे इस सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये सवाल परीक्षा प्रो सवाल है, आप लोगों ने पहले इसे कभी नहीं देखा होगा, ना ही किसी किताब में, ना ही किसी आपने नोट्स में। ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, आप लोगों ने अगर ट्राई किया ना बहुत अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर हर एक स्टेप को ना आप लोग बारीकी से समझना। जैसे पहली स्टेप में आप लोगों को क्या करोगे, पहली स्टेप में आप पूरा क्वेश्चन छाप दो। जैसे 7 टू दी पावर 95 माइनस 7 टू दी पावर आपका 77 प्लस 7 टू दी पावर 62, ठीक है, 60 आपका 2, ठीक है, माइनस 7 टू दी पावर आपका 93 माइनस 7 टू दी पावर आपका 60, ठीक है, प्लस आपका 7 टू दी पावर 79, 7 टू दी पावर आपका 79। देखो अगली स्टेप में आप लोग करोगे क्या बेटा, अगली स्टेप में ध्यान से समझना, आप करोगे यहाँ पर 7 टू दी पावर 95, ठीक है। अब देखो 95 यहाँ पर करोगे 7 टू दी पावर 93, ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे आप 7 टू दी पावर ये प्लस 7 टू दी पावर 79 और यहाँ पर क्या करोगे माइनस का 7 टू दी पावर 77। यहाँ पर क्या करोगे ध्यान से समझना, यहाँ पर प्लस 7 टू दी पावर 62 माइनस 7 टू दी पावर 60, यही आएगा। एक एक स्टेप ध्यान से समझना, पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। अगली स्टेप में क्या करोगे बेटा, अगली स्टेप में अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर 7 टू दी पावर 93 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पर 7 टू दी पावर 77 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 टू दी पावर माइनस 1, यही आएगा। यहाँ पर 7 टू दी पावर 60 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 7 टू दी पावर 1 2 माइनस 1। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी, ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी, ये वाली स्टेप आप लोगों को समझ में आई। अब अगली स्टेप में आप लोग करोगे क्या, तो ध्यान से समझना, अगली स्टेप में आप क्या करोगे यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना 7 टू दी पावर 93 7 का 49, 49 में से जाएगा 48 प्लस 7 टू दी पावर 77 7 टू दी पावर 2 7 का 49 माइनस 1 48, ठीक है, प्लस 7 टू दी पावर 60 7 का 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 48, यही होगा बेटा। 48 को बाहर कॉमन ले लोगे, 48 को बाहर अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 7 टू दी पावर 93 प्लस 7 टू दी पावर 77 प्लस 7 टू दी पावर 60। अब एक बात बताओ, इस नंबर में आपको डिवाइड देना है, इस नंबर में डिवाइड देना है, मतलब सीधा है कि भाई यहाँ पर है ना आपको 48 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। किसका मल्टीपल, 48 का मल्टीपल यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब बताओ क्या 48 से 48 चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे साथ हैं, बहुत सारे साथ हैं, तो ये तो आपका 7 का मल्टीपल है, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, लेकिन ये 3 4 9 है ना, ये किसी भी परिस्थिति में इससे नहीं जाएगा, ये किसी भी परिस्थिति में आपका नहीं जाएगा। मतलब बेटा यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेप को मैंने आपको बारीकी से समझाया, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, बस इनका थोड़ा सा अरेंजमेंट, इनकी थोड़ी सी व्यवस्था को आपको सुधारना है, इनकी थोड़ी सी आपको व्यवस्था को सुधारना है। 7 टू दी पावर मतलब ऐसी पावरों की व्यवस्था सुधारो कि डिफरेंस पावर का 2 2 है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, और फिर कॉमन लेकर इनको सॉल्व करोगे, फिर जाके चीजें आगे आपको ले जानी पड़ेंगी, ठीक है। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अगला एक और शानदार सवाल, अगला एक और लाजवाब आपका परीक्षा प्रो सवाल, ठीक है। आज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आज हर एक सवाल, मतलब परीक्षा प्रो का हर एक सवाल आपको पहली बार देखने को मिलेगा। इससे पहले आप लोगों ने इन सवालों को नहीं देखा होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अगला सवाल ये भी आप लोगों ने नहीं देखा है आज से पहले, ए प्लस सी बराबर आपका बी प्लस 4, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस 1 बराबर आपका ए सी। तो आपको वैल्यू बतानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी बताओ। चलो यार एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर क्या देखे रखा है आपको a प्लस सी। ए प्लस सी मतलब पहली स्टेप आप लोगों की क्या होगी, यहां पर आपको देखे रखा है क्या a प्लस सी, ठीक, a प्लस सी, या फिर इस तरीके से कॉस्ट हटा दो कि a प्लस सी बराबर आपका b प्लस, यही है। तो यहां पर आप इन्हें इस तरीके से लिख सकते हो कि a प्लस सी माइनस बी बराबर आपका 4। बेटा ये वाली वैल्यू आपको देके रखी, ये वाली वैल्यू क्या देके रखी है, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं आपको कि इनका होल स्क्वायर कर दो, इनका होल स्क्वायर कर दो, तो आपकी अगली स्टेप क्या होगी, ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको अब बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर प्लस 2ab, AC हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2BC, मतलब यहां पर माइनस हो जाएगा 2BC, यही हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का 2AB, यही होगा। और यहां पर क्या मिलेगा, 4 का 16, यहां पर क्या मिलेगा, 4 का 16। ध्यान से समझना बेटा, यहां पर आपको क्या देखे रखा है, यहां पर आपको क्या देखे रखा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं, इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मुझे मिलेगा AC माइनस AB, ये AB को इस साइड ले जाओगे, BC को इस साइड लेके जाओगे, तो यहां पर बचेगा 1, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से समझना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर, और यहां पर प्लस 2 अगर कॉमन ले लोगे तो यहां पर आपके पास बचेगा AC माइनस BC माइनस AB बराबर में आपका 16। बेटा एक बात बताओ, इतने की वैल्यू क्या है, अभी जस्ट निकाली 1, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर सी स्क्वायर, और बराबर में 16 माइनस आपका, ये दो इस साइड ही जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब 14 हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर, 14 हो जाएगा इस सवाल का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अच्छा एक बार एक चीज और, क्या आप इसे वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकते थे, क्या इसे आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकते थे, आपके मन में है कोई ऐसी वैल्यू ABC की, आपके मन में कोई ABC की ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर आप पुट करो, यहाँ पर वैल्यू को फिट बिठाओ और आप अपना करेक्ट आंसर निकालो, ऐसा कोई है आपके पास वैल्यू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वैल्यू बहुत छोटी छोटी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऑप्शन भी बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब आप अपना यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो अगर मैं a बराबर 3 रख दूं, अगर मैं a बराबर 3 रख देता हूं, तो यहां पर c बराबर मैं 2 रख देता हूं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो b बराबर मुझे 1 रखना पड़ेगा, 4 और 1 5 पर। तो यहां पर तो वैल्यू आपने पुट कर दी और कंडीशन को सेटिस्फाई भी आपने करा लिया। यहां पर देखो, यहां पर करोगे ए बी मतलब a और b, 3 एकम 3, ठीक है, प्लस बी सी मतलब 2 एकम 2 प्लस आपका 1 बराबर आपका a इंटू सी मतलब 3 इंटू 2। तो यहां पर भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब जो आपने वैल्यू सोची है, जो आपने वैल्यू मानी है, वो एकदम सही है, एकदम आपकी वैल्यू सही है। उठाकर वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। 3 का कितना आएगा आपका 9, 1 का कितना आएगा 1, 2 का कितना आएगा 4, तो आप इन सब को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14, और यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस सवाल का दूसरा तरीका हो जाएगा सॉल्व करने का। ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि फॉर्मूले को कैसे फिट बिठाओगे, और फिर मैंने आपको बताया कि वैल्यू को कैसे पुट करोगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब इसकी ना थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना, जैसे एक आपका वृत्त है, इसकी जीवा MN से एक बिंदु K निर्मित किया जाता है, ठीक है, और L वृत्त में एक बिंदु, जिस प्रकार K और आपका L वृत्त की स्पर्श रेखा, ये K और L होगा, यहाँ पे K और L वृत्त की स्पर्श रेखा है, MLN का एंगल आपको देखे रखा है 30 डिग्री। यदि n और k की वैल्यू 27 सेंटीमीटर है तो वर्ग की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो k और l की आपको लंबाई बतानी है, k और l की लंबाई बतानी है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर k l करना। अब बताओ, बताओ थोड़ा सा ना पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। देखो ये कोई आपका वृत्त था,
ये कोई आपका वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त पर यहाँ पर एक आपकी स्पर्श रेखा है, यहाँ पर कोई आपकी स्पर्श रेखा है और यहाँ पर कोई आपकी तिर्यक छेदी रेखा है, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। बाहर कोई बिंदु है आपका के, बाहर कोई बिंदु आपका के और के एल आपका स्पर्श है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एम और एन, एम और एन ये आपका जीवा है। यहाँ पर एम एल एन ये वाला एंगल कितने का देखे रखा है, ये एंगल देखे रखा है आपको 30 डिग्री का, ये एंगल आपको देखे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है। और क्या देखे रखा है, एन और के, एन और के यहाँ पर देखे रखा है कितना 27। आपको के और एन इनकी वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी। एक और आपको वैल्यू देखे रखी है क्या, और वो है इनकी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि भाई ये इसका वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त के केंद्र से आप दो त्रिज्याएं ड्रॉ करो, तो अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 60। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा 2 गुना होता है। तो परिधि पर कोण कितना बना है 30, तो 30 का डबल कितना हो जाएगा आपका 60। ये त्रिज्या कितनी देखे रखी है 21, ये भी 21। अगर ये तीनों साइड बराबर है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, या फिर ये भी एम और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैंने भी आपको पढ़ा है कि भाई के एल का स्क्वायर बराबर आपको यहाँ पर के और एन या फिर एन और के, और यहाँ पर कितना आएगा आपका मल्टीप्लाइड बाई पूरा के और एम, एम के। इसमें किसी कोई परेशानी, आपको के और एन की, के और एल की वैल्यू बतानी। तो के और एल बराबर एन और के, एन और के 27, 27 को कैसे लिखोगे 9 3 27, ठीक है। और यहाँ पर पूरा ही है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका पूरा, के और एम कितना हो जाएगा 28 48, 48 को कैसे लिखोगे 16 3 48, 16 इंटू 3। मतलब आप करोगे क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू देखोगे तो 21 ये 27 ये, तो दोनों को मिलाओगे तो 48। तो यहाँ पर के और एल की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर 9 का मिलेगा 3, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो, यहाँ पर 3 27 27 से 81, 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो 9 और 16 का करोगे तो 4, ठीक है। तो 9 4 36 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 9 4 36 ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगेन आपका प्रो सवाल, आज कुछ प्रो सवाल आपके ज्यादा है, ठीक है। अतुल ने साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 35% धनराशि का निवेश किया। शेष जो धनराशि है उसको 10% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि उसे 2 वर्षों बाद कुल 3,841 रुपए 6 पैसे मिलते हैं या 60 पैसे मिलते हो, तो आपको बताना है कि टोटल वो धनराशि कितनी है। टोटल वो धनराशि आपकी कितनी है बताओ। देखो जब भी ऐसे सवाल आए ना, तो या तो आप 100 मान के सॉल्व करो, 100 को मान लो कि भाई 100 आपका टोटल प्रिंसिपल था, या फिर आप इनको परसेंट या फिर फ्रैक्शन में ले जाओ। जैसे मैंने बोला कि टोटल अगर आपका 100 था, टोटल प्रिंसिपल अगर आपका 100 था, तो 100 का एक पार्ट आपने क्या किया, अतुल ने साधारण ब्याज पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 35%, मतलब इनका अगर 35% निकालोगे तो 35 ही मिलेगा, ठीक है। 100 का 35%, 35 कितने की दर से 5% की रेट से, ठीक है। कितने साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, अगर आप इनको देखोगे तो यहाँ पर आएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई आपका 10 बटे आपका 100, यही आएगा। 5 दूनी 10, 0 से 0 काटोगे तो यहाँ पर 10 का भाग दोगे तो 3.5। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट या फिर आपको एक ब्याज मिलेगा। अगर यही मैं कंपाउंड की बात करूँ तो शेष भाग कितना बचा, 100 में से अगर 35 घटाओगे तो 65 मिलेगा, 65, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझना, 10% की रेट है, 2 साल तक कितना ब्याज दोगे आप, 10% की रेट से 2 साल का आपका कितना ब्याज जाएगा 21%, मतलब ये 65 का आपको डायरेक्ट निकालना है क्या 21%। ये चीज समझ में आ रही, 65 का क्या निकालोगे आप 21%। चाहो तो इन्हें कैंसिल आउट भी कर सकते हो, जैसे 65 और यहाँ पर 21, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 6 16, एक कैरी करोगे 6 दूनी 12 और एक आपका 13,
तो यहाँ पर टोटल आपको कितना ब्याज मिल जाएगा 13.65, 13.65। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अतुल ने साधारण ब्याज पर 5% प्रतिवर्ष की दर से, ठीक है, 35%, ठीक है, 35% धनराशि, मतलब 100 का 35%, 35 धनराशि निवेश किया, निवेश कर दिया, तो इन्हें टोटल ब्याज मिला होगा 3.5। फिर बचा हुआ, मतलब 100 में से अगर आपने 35 रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो बचेगा कितना 65, और 65 को अब आप इन्वेस्ट करोगे 10% की रेट से, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना टाइम 2 साल का, तो टोटल आपको ब्याज मिलेगा 21%, मतलब 65 का 21%। तो टोटल आपको ये वाला ब्याज पार्ट मिला, ये वाला पार्ट आपको ब्याज मिला। तो कुल यहाँ पर आपको कितना ब्याज मिल जाएगा? अगर 13.65 और 3.5 जोड़ दोगे तो यहाँ पर मिलेगा 5, 6 5 11, एक कैरी करोगे 6 और 1 आपका 7 और 1 ये, मतलब टोटल आपको 17.15 ब्याज मिला होगा, जो किसके बराबर है आपके, जो बराबर है आपके यहाँ पर 3,800, ठीक है, 41 रुपए 6 पैसे 60 पैसे। क्लियर है यहाँ पर? चलो अब एक काम करो, यहाँ पर एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर तो 3841 पॉइंट आपका 6 और बटे यहाँ पर 17 पॉइंट आपका 15, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 1 0, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो आपके 00, यही होगा। 5 से काट 0 से 0, ठीक है, 5 से काटोगे 2 बार जाएगा, 5 से काटोगे 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 2 कैरी करोगे 5 4 20, 5 3 15, यही होगा, ठीक है। अब अगर इन्हें डिवाइड दोगे, अगर इन्हें डिवाइड दोगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये आपका 3 4, एक बार जाएगा और ये 2 बार, मतलब एक बार जाएगा और ये आपका 2, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 1 बराबर 24, 1 बराबर 24, ठीक है, 1 बराबर 24 आएगा, 24 मतलब, ठीक है। आपको बताना क्या है, धनराशि की गणना करो, 24,000 आना चाहिए, 24,000, ठीक है, 24,000 आना चाहिए। अच्छा, आज से आपका हिंदी का थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, हाँ 22, क्लियर है? 24, एक बार फिर से इसे डिवाइड देना, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कितनी बार जाएगा 23, 34, 2 2, ठीक है, 2 बार चला जाएगा, फिर 4 3 12, ठीक है, ये 1 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझना, ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 1 बार जाएगा, ठीक है, फिर 1 बार जाएगा, फिर 2 बार, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 2 4, 2 2 4, 24,000 नहीं आएगा, 24,000 नहीं होना चाहिए, और 2 0 लगा दो, 2 0 क्यों लगा दो, क्योंकि आपने 100 अपना प्रिंसिपल माना है, तो 22,400 आंसर आना चाहिए, 22,400 आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। सर 21 कहाँ से आया, 21 कहाँ से आ गया, 22,400 आएगा, 22,400। 3 व्यक्ति हैं, ये सवाल आप लोगों ने देखा होगा और मैंने आप लोगों को कराया भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाटा चेंज किया है, क्योंकि ये सवाल वापस से आपके एग्जाम में पूछा जाने लगा कि 3 व्यक्ति हैं ABC, जिनका औसत वजन आपका 70 किलो है, D इस समूह में शामिल होता है तो औसत आपका 60 हो जाएगा। एक आदमी E जिसका वजन D से 5 किलो अधिक है, ये भी ठीक है, एक ही जगह आ जाता है, तो BCDE का औसत वजन 59 किलो हो जाता है। तो आपको बताना है क्या, ए का वजन कितना होगा। देखो, जब भी आपके सामने ना लैंग्वेज वाले सवाल आए, जब भी आपके सामने लैंग्वेज वाले सवाल आए, तो इनको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा इन्हें पढ़ो और उसे सॉल्व करो। कभी भी पूरा सवाल पढ़कर सॉल्व नहीं करना, आप कर भी नहीं पाओगे और उलझ जाओगे और कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है क्या कि भाई आप थोड़ा पढ़ो, मतलब a प्लस बी, मतलब पहली लाइन पढ़ो, a प्लस बी प्लस सी बराबर, आपको यहाँ पर कितना देखे रखा है, एवरेज इनका 70 किलो, 70 किलो मतलब 3 लोगों का 70, तो सम ऑफ इनका वेट 7 3 21 मतलब 210, यही आएगा, ठीक है। बेटा डी को भी शामिल कर लोगे, मतलब ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और आपका यहाँ पर डी आएगा, 60 किलो इनका वजन हो जाएगा। मतलब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 4 24, मतलब
240, इसमें किसी कोई परेशानी? अगर ABC 210 के हैं, ABCD आपके 240 के हैं, तो खुद बताओ आप लोग D का वजन कितना होगा? तो 240 में से 210 घटाओगे तो मिलेगा कितना? 30। बेटा E का वजन कितना है? E का वजन है D के वजन से 5 किलो ज्यादा, मतलब 35 किलो। इसमें किसी को कोई परेशानी? अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन लिखा है कि भाई एक ही जगह आप किसे लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर डी को, तो आपका एवरेज हो जाएगा बी सी, ठीक है, बी सी आपका डी और आपका ई, इनका एवरेज कितना हो जाएगा आपका 59। कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 4 का, 9 4 36, 3 कैरी करोगे, 5 4 20 और 3 23, 236 यही आएगा। अब ध्यान से समझना, मैंने बोला कि यहाँ पे ना आप मुझे यहाँ पे डी और ई, ठीक है, यहाँ पे आप मुझे डी और ई का टोटल बता दो, कितना हो जाएगा आपका 65। अगर यही वैल्यू मैं उठाकर यहाँ पर पुट कर दूं, मतलब 65, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, तो मुझे बी और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी? 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है, 3 और 4 आपका 7, 4 और 3 आपका 7, और यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 1, मतलब 171। कितना मिलेगा आपको? 171। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? आपको एक ही वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे? बेटा ये वाली जो वैल्यू है ना बी और सी की, यहाँ पर उठाकर पुट कर दूं, तो आप एक ही वैल्यू बता सकते हो क्या? कि ए बराबर बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए बराबर 210 माइनस आपका 171। तो घटाओगे तो यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा आपको? 9, और 10 में से 7 जाएगा तो मिलेगा कितना? 3। तो 39 इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। महाकाल कॉरिडोर में कितने शिव स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रो का क्वेश्चन है। कैसे? कि अगर हम बात करते हैं महाकाल कॉरिडोर की, तो महाकाल कॉरिडोर की बात करें उज्जैन शहर में, कहां पे? उज्जैन शहर में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी जी आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? मोदी जी आने वाले हैं। कहां पर? महाकाल कॉरिडोर में, ठीक है। अब महाकाल कॉरिडोर की अगर हम बात करें, है ना, तो भगवान श्री महाकालेश्वर के आंगन में ये सारे काम होंगे। यहां आपका मृदा प्रोजेक्ट 1 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? मृदा प्रोजेक्ट 1। अब देखो मृदा प्रोजेक्ट जो 1 है, इसकी जो अनुमानित आय, अनुमानित लागत है ना, अनुमानित लागत, तो ये लागत रखी गई है टोटल कितनी? 800 करोड़ रुपए। ये याद रखिएगा, 800 करोड़ रुपए की लागत रखी गई है। इसका एक प्रथम चरण था, वो चरण कंप्लीट हो चुका है और द्वितीय चरण अभी शुरू होना बाकी है। तो प्रथम चरण की अगर बात करें, उसमें क्या काम हुआ है, कितना पैसा लगा है? तो 350 करोड़ रुपए। कितना करोड़ रुपए? 350 करोड़ रुपए लग चुका है और 450 करोड़ रुपए आपके लगने की बात हो रही है। तो प्रथम चरण आपका ये कंप्लीट हो चुका है, इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहां पे भगवान महाकाल के आंगन में, कहां पे? कॉरिडोर में या आंगन में बड़े एवं छोटे रुद्र सागर, इसका विकास किया गया है। बड़े एवं छोटे रुद्र सागर का विकास किया गया है। रुद्र सागर का विकास किया गया है, फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर, यहां पे आपने एक वो हरसिद्धि, है ना, हरसिद्धि मंदिर का नाम सुना होगा। तो हरसिद्धि पीठ का विकास किया जा रहा है। किसका विकास किया जा रहा है? ध्यान रखेंगे कि हरसिद्धि मंदिर का, है ना, और साथ ही साथ चारधाम मंदिर और विक्रम टीला का भी विकास किया जा रहा है। हरसिद्धि मंदिर, है ना, चारधाम मंदिर और विक्रम टीला का भी विकास किया जा रहा है। विक्रम टीला, तो ये चारों आपको याद रखना होगा कि इन चारों का विकास महाकाल कॉरिडोर के आंगन में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग कमेंट करते जाना और बताते जाना, ठीक है। चारधाम मंदिर, विक्रम टीला, इन सभी का क्या किया जा रहा है? विकास किया गया है। ये सब कहां मिलेंगे? महाकाल कॉरिडोर में। इसके अंतर्गत मृदा प्रोजेक्ट 1 के अंतर्गत इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, ठीक है। एक और चीज है, प्रश्न पूछा गया कितने शिव स्तंभ स्थापित किए गए हैं? तो ये आंसर आपका राइट ऑप्शन होगा 108 स्तंभ। तो जो 108 शिव के स्तंभ हैं, ये अलग अलग मुद्राओं में है। कैसे हैं? अलग अलग मुद्राओं में, शिव की अलग अलग
मुद्राओं में ये आपके सामने 108 स्तंभ आपको दिखाई देंगे जब आप कहां पहुंचेंगे, उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में पहुंचेंगे। तो महाकाल कॉरिडोर कहां, उज्जैन में बन रहा है। कब इसका अनावरण होना है, 11 अक्टूबर को मोदी जी आएंगे। कौन सा प्रोजेक्ट है, तो मृदा प्रोजेक्ट 1 के तहत अनुमानित लागत 800 करोड़ की थी। प्रथम चरण 350 करोड़ का हो गया, द्वितीय चरण 450 करोड़ का बाकी है। जो इसका कॉरिडोर है 200 मीटर लंबा कॉरिडोर है। कितना, 200 मीटर लंबा इसका क्या है, कॉरिडोर का पथ बनाया गया है। जो कॉरिडोर का पथ है ना, ये पूरा का पूरा पैदल मार्ग है ना। 200 मीटर पैदल मार्ग है ये कॉरिडोर का। और एक आध चीज और आपको याद रखनी है कि चार मुख्य स्थल है जिनका विकास हुआ है। बड़े एवं छोटे रुद्र सागर, हरसिद्धि माता मंदिर का विकास हुआ है, चार धाम मंदिर का और विक्रम टीला का विकास किया गया है, जो कि प्रथम चरण में था। तो ये आपका प्रो का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का, नए टाइप का, एमपी के करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखिएगा, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय अर्थात विराट ग्रामोदय मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में। ऐसे क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में ही दिखाई देंगे। प्रो का क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आते हैं। अभी हाल ही में आपके यहाँ पे ये आयोजन किया जाना है, कौन से शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है, चलिए बताएंगे। देखिए, बात करें 9 से 12 अक्टूबर, कब की बात करें, 9 से 12 अक्टूबर 2022 को। कब, 9 से 12 अक्टूबर 2022 को चित्रकूट में, कहां पर, चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय में सतना जिले के अंतर्गत विराट ग्रामोदय मेले का आयोजन होगा, है ना। हाँ, सर्दी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सतना, चलो लगा लिया आंसर आप लोगों ने अगर, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या बताया मैंने इस पे आपको। देखो, सतना में विराट ग्रामोदय मेले का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहां पे है, तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में आता है। और चित्रकूट कहां पर आता है, अपने सतना जिले में आता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है कि सतना जिले के 2-3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या, सतना जिले की सभी विभागों की, सतना जिले की सभी विभागों की प्रस्तुतियां, है ना, सभी विभागों की प्रस्तुति यहां पर प्रदर्शित की जाएगी। सभी विभागों की प्रस्तुतियां प्रदर्शित की जाएंगी, ठीक है ना, प्रदर्शित होंगी, ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां पर एक जिला एक उत्पाद योजना आपके यहां पर चल रही है ना, जो एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना जो आपके यहां पर चल रही है, वो एक जिला एक उत्पाद योजना की जो प्रदर्शनी है उसे भी लगाया जाएगा। फिर चित्रकूट कहां है, सतना जिले में, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगानी पड़ती है और फिर इसके बाद में यहां पर इनके दर्शन होते हैं, ठीक है ना। पीबीएक्स दिवाली आ रही है सर, हाँ भैया बिल्कुल। देखो, एक आध और चीज याद रखना कि यहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान ने अपना वनवास का समय काटा था। ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पर क्या किया था, अपना बाल्यावतार लिया था, ठीक है। और एक बात कही जाती है कि जा पर विपदा पड़त है सोई आवत यही देश, जिसके ऊपर विपत्ति पड़ती है वही यह देश को आता है। राम जी के ऊपर पड़ी तो वो गए, है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे के साथ में। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। 18वें नंबर का प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। ये परीक्षा प्रो का क्वेश्चन है, बहुत अलग क्वेश्चन है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे ही जाते हैं, है ना, चाहे जहां पूछे। तो अब देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों की अगर बात हो रही है, माही केवल वर्षा यादव, चलो ठीक है, छोड़ो ये सब छोड़ो। देखिए, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ, कब से हुआ, है ना, तो ये आपका 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित हो रहा है, गुजरात के 6 शहरों में। कहां पर, गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। फिर इसके बाद में 27 सितंबर से, कब से, 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन है, ठीक है ना। 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन चल रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेल की और बात करें तो यहाँ पे इसकी शुभंकर क्या है ना, शुभंकर की बात करेंगे तो यहाँ पे शुभंकर, टैगलाइन, ये सब कुछ आएगा। तो मैस्कट की बात कर लेते हैं, इसका शुभंकर है सावज, क्या नाम है, सावज,
सावज। गुजराती भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? शावक होता है। ठीक है, टैगलाइन इसकी क्या है? इसकी टैगलाइन भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इसकी क्या टैगलाइन रखी गई है। एकता से संबंधित टैगलाइन होगी, है ना, सभी को, कि एकता के लिए खेल, मतलब सबको एक करने के लिए। तो एकता के लिए खेल, क्या है इसकी टैगलाइन? एकता के लिए खेल। ये 36वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन है। ये शुभंकर है सावज। सावज का मतलब गुजराती अर्थ होता है शावक। ठीक है, गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन हुआ है। 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन चल रहा है। ठीक है, फिर इसके अलावा यहां पर कुल 36 खेल शामिल हैं। कुल कितने खेल शामिल हैं? तो कुल खेल यहां पर 36 खेलों को शामिल किया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो कितने राज्यों और कितने यूनियन टेरिटरी ने हिस्सा लिया है, तो 26 राज्य टोटल। कितने? तो ये भी ध्यान रखना कि 28 और 8 सारे के सारे राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया है ना। यहाँ पे 28 राज्यों ने हिस्सा लिया है और 8 के 8 यूनियन टेरिटरी ने। 5वें के साथ ये बात करेंगे, मॉडर्न खालिस्तान जुड़ा हुआ है ना। और देखो ये प्रश्न बड़े ही शानदार स्तर का अपना प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हालांकि अभी हम साथियों बात की इसमें, जब हमने थ्योरी पढ़ा साथियों तो हमने मॉडर्न के बारे में अच्छे से बात की है। आप एक बार फटाफट कोई तरीके से इसका रिवीजन करेंगे। इसका जो रिवीजन होगा वो क्या हो जाएगा? कौन सा रिवीजन करना है? मॉडर्न का करना है। देखो राइट आंसर सभी को पता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, टेलीफोन लाइन से। बहुत बढ़िया, है ना। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट आंसर हो चुका है कि जो मॉडेम होता है ये टेलीफोन वायर से जुड़ा होता है। क्योंकि आप परीक्षा प्रो विद्यार्थी हैं साथियों, तो आपको क्या करना है, यहां आपको इनके जो उत्तर तक केवल नहीं, इनसे जुड़े हुए और भी जो तमाम चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं मॉडेम की, तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका विकास 1962 में कहां? अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो हमारा मॉडेम है ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेटर का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, ये एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो ये पॉइंट देखिए, टेलीफोन वायर में क्या होता है? इसका उपयोग होता है। अभी हमने पढ़ा है, कहां होगा? तो ये टेलीफोन वायर में इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन जो ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर किए जाने वाला कोई भी संदेश डेटा के छोटे छोटे भागों में विभाजित होना क्या कहलाता है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं अच्छे से क्लियर होंगे और आप ये बात जानते हैं कि जो डेटा होता है, मान लीजिए डेटा क्या है हमारे पास? डेटा हमारे पास एक ये फोटो है। अब जब ये ट्रांसफर होगा तो ये डेटा क्या होगा भाई? तो डिवाइड होता है पैकेट्स में। क्या होता है? इन टुकड़ों में क्या हो जाएगा? ये बट जाएगा। तो जब हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है तो ये डेटा के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो इन टुकड़े कहते क्या है? हम इन्हें, आपको पता है, यहां हम इसे कहते हैं पैकेट्स। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पैकेट्स। लेकिन केवल उत्तर जान लेना ही हमारा तथ्य नहीं है, समझिएगा बात को। अब जब डेटा क्या होगा? रिसीव होगा। ये तो सेंड होगा, ट्रांसमिट हो रहा है ना। अब जब क्या होगा? रिसीव होगा, तब फिर से क्या होगा? ये पैकेट्स आपके रीअरेंज होंगे। तो ये करने का काम कौन करता है? तो यहां काम करेगा एक प्रोटोकॉल साथियों, और इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल। और यही कारण है, इसे कहते हैं अपन क्या? बैकबोन ऑफ इंटरनेट ही कहते साथियों हम। और इसी का ही विकास किसने किया है? विंट सर्फ साहब ने किया है। इसीलिए क्या है ये भाई जनक कहे जाते हैं। तो कुछ पॉइंट है जो आप यहां से ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट सारे क्लियर होंगे अच्छे से। राइट, बिल्कुल। यहां पूछ रहा भाई निम्न में से क्या एक डोमेन का नाम नहीं है? तो बिंग, बिल्कुल भाई, बिंग। चलिए भाई 8वें में आ जाओ। प्रश्न क्रमांक 8वां क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक जो 8वां है ये क्या कहेगा? तो फटाफट बताइएगा भाई। डोमेन का नाम, देखो डोमेन आपको पता हो कि डोमेन क्या होता है। बेसिकली डोमेन क्या है ध्यान रखिएगा। कभी आपने देखा हो कि जैसे लिख दे भाई www.google, है ना, और लिखा हो ये .com, तो यहां होने वाला क्या है? ये जो .com दिखाई दे रहा है इसे ही हम बेसिकली डोमेन कहते हैं। एक्चुअल पे
पूरा ही डोमेन है ना, लेकिन डोमेन का नाम कौन सा, इसका भी हमें क्या करते हैं, अलग नाम करते हैं, और इसे कहते हैं अपन क्या, इसे कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। और फिर इस टॉप लेवल डोमेन के दो पार्ट में क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन होगा। एक हमारे पास है जेनेरिक टॉप लेवल, एक क्या होगा, एक होगा जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, और दूसरा अपने पास क्या होगा, दूसरा होता है कंट्री कोड। दूसरा क्या होगा साथियों, हमारे पास होगा कंट्री कोड हो जाएगा। तो यहां आपसे पूछ रहा है कौन सा डोमेन नहीं है ना। तो जैसे कि .com लिखा हुआ है, आपको पता है ये है कॉमर्शियल, इसके फुल फॉर्म भी आते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमर्शियल है। .gov क्या है, तो ये है गवर्नमेंट। .in क्या है, तो .in इंडिया को दिखाता है, और बेसिकली यही क्या होते हैं, यही होते हैं कंट्री कोड, है ना। जैसे .in कह दूं मैं, .pk कह दूं पाकिस्तान है, .aus कह दूं ऑस्ट्रेलिया है ना, .jp कह दूं जापान है, .uk कह दूं, है ना। तो ऐसे क्या है, ये कंट्री कोड को दिखाते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, ये जेनरिक टॉप लेवल। .jpg जो है ये फोटो का, हमारे पास जो भी चित्र होता है उसका डोमेन होता है, .jpg होता है ना, जिसे हम JPEG के नाम से भी जानते हैं। और इसका भाई फुल फॉर्म आता है आपके नाम में, एग्जाम में आपके आता है, इसे कहते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं JPEG को, जिसे हम JPG के नाम से भी साथियों जानते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। बाकी शेष हमारे क्या है, तो डोमेन है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए